जय हिंद दोस्तों। हम पश्चिम बंगाल के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम बंगाल के अतीत के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने पढ़ा था कि किस तरह मुगलों और नवाबों के द्वारा बंगाल पर शासन चलाया जा रहा था, किस तरह मुगलों और बंगाल के नवाबों के छूट और छोटी छोटी गलतियों के कारण अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, किस तरह कलकत्ता बना और किस तरह फर्रुख शेर के फरमान के कारण अंग्रेजों की बंगाल में गढ़ स्थापित हुई। हमने पढ़ा था कि बंगाल के अलग अलग नवाब ने क्या क्या कार्य किए और किस तरह सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। और पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि यही वो सिराजुद्दौला था जिसने अंग्रेजों के साथ प्लासी का युद्ध लड़ा और यही वो प्लासी का युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों की गुलामी की नींव खड़ी की। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के इतिहास का ये हमारा दूसरा वीडियो है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो जरूर देख लें। तो आज हम प्लासी और बक्सर के युद्ध को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि कैसे व्यापार करने वाले अंग्रेज हमें गुलाम बना गए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सीताराम और स्वागत है आपका सीताराम इन्फो में। 1756 में अलीवर्दी की मृत्यु के बाद उसके इच्छानुसार सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठता है, यानी कि नवाब बनता है और गद्दी पर बैठते ही इसका विरोध होना शुरू हो जाता है। इसके दरबार में इसके विरोधी तो थे ही, पर सबसे पहले इसके अपने ही विरोध करने लगे। इसकी बड़ी मौसी घसेटी बेगम और इसकी दूसरी मौसी मैनुमा बेगम, जिसका एक बेटा था शौकतगंज, ये दोनों बंगाल की गद्दी पर अपनी अपनी दावेदारी पेश करने लगे। सिराजुद्दौला बहुत ही गर्म विचार का शासक था, वो तुरंत क्रोधित हो जाता था। ये अभी अपने नाना अलीवर्दी की तरह अंग्रेजों के विरोध में ही रहता था और हमेशा अंग्रेजों पर नजर बनाए रहता था ताकि अंग्रेज बंगाल में कभी भी मनमाना कार्य ना कर पाए। तो इस वजह से अंग्रेज भी इसके दुश्मन ही थे। शौकतगंज जो इसके मौसी का बेटा था वो इसका इतना विरोध करने लगा कि इसके हत्या की षड्यंत्र तक रचने लगा और देखते ही देखते यह षड्यंत्र युद्ध में बदल गई और 1756 में शौकतगंज और सिराजुद्दौला के बीच मनिहारी का युद्ध होता है, जिसमें शौकतगंज की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जिस समय बंगाल में सिराजू का शासन था उसी समय यूरोप में अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 1756 से 1763 के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा और यहाँ भी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसे भारतीय इतिहास में तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के कारण अंग्रेजी कंपनी की जहां कहीं भी व्यापारी कोठी थी वो फ्रांसीसियों से सुरक्षित बनाने के लिए बिना किसी के परमिशन बिना किलेबंदी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम पर तो 1717 के फर्रुख शेर के फरमान के समय से ही मुगलों की कृपा है और हमें कोई भी कुछ भी करने से नहीं रोक सकता है। पर ये अंग्रेज ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये समय 1717 का नहीं बल्कि 1756 का है और यहाँ फर्रुख शेर नहीं बल्कि अंग्रेजों के पिताजी सिराजुद्दौला बैठा है। तो हुआ यूं कि अंग्रेज कोलकाता के फोर्ट विलियम में मोटी मोटी दीवार बनाकर किलाबंदी शुरू कर दिए और जैसे ही ये बात सिराजुद्दौला को पता चलता है वो तुरंत कलकत्ता अपने सैनिकों को भेजता है और यूरोपियों को संदेश देता है कि भाई, तुम्हें यहाँ व्यापार करना है तो करो, आपस में लड़ना है तो लड़ो, पर मेरे यहाँ किलाबंदी नहीं चलेगा। सिराजू के इस आदेश से फ्रांसीसी तो मान जाते हैं पर अंग्रेज नहीं मानते और कुछ दिनों बाद सिराजू को जब पता चला कि ये अंग्रेज तो किलाबंदी कर ही रहे थे, अब ये तोप बारूद भी किला पर चढ़ाने लगे हैं, अब सिराजू के गुस्सा का कोई सीमा नहीं रहा। तुरंत अपनी सेना निकाली और जून 1756 को कलकत्ता के लिए वो रवाना हो गया। कलकत्ता पहुंचते ही जहां जहां अंग्रेजों का व्यापारिक गढ़ था सभी जगह अधिकार करना शुरू कर दिया। कई जगह अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ भी हुई। अंग्रेजों की सेना सिराजू की बड़ी सेना देखकर आत्मसमर्पण कर देते हैं और कलकत्ता सहित उसके सभी आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है और कलकत्ता का नाम बदलकर अपने नाना अलीवर्दी के नाम पर सिराजुद्दौला कलकत्ता का नाम अलीनगर कर देता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिराजू बहुत ही गर्म विचार का था। वो अंग्रेजों को बार बार मना करता था पर अंग्रेज नहीं माने थे। इसी गुस्से में वहां जितने अंग्रेज मिले उन्हें 14 बाई 18 फीट के एक कोठरी में 3 दिनों के लिए 146 लोगों को कैद कर देता है ये सिराजुद्दौला। और ये घटना 20 जून 1756 की है और 3 दिन बाद जब 23 जून 1756 को इस कमरे को खोला गया तो इस कमरे से मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे, बाकी 123 लोग मर के खाक हो गए, जिसमें कई बच्चे और महिला भी रहती हैं। भारतीय इतिहास में इस भयंकर दिन को काल कोठरी की त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। बस इसी दर्दनाक निर्मम घटना ने अंग्रेजों के भीतर आग पैदा कर गई और यही आग आगे चलकर प्लासी के युद्ध का रूप ले लेती है। यहीं से अंग्रेजों की दिशा
दिशा बदल जाती है। इस घटना में जो 23 लोग बचते हैं उनमें से एक था हालवेल। इसी हालवेल को इस घटना का रचयिता भी कहा जाता है। इस हालवेल का इतिहास में बहुत प्रभाव पड़ा। जो लोग सिराजू के सेना से डर के भागे थे वे अपनी जान बचाकर हुगली नदी के फुल्टा द्वीप पर छिपे थे। अब इस घटना की खबर तत्काल मद्रास पहुंची, जहां हाल ही में अंग्रेज फ्रांसीसियों पर विजय पाए थे। तो उस समय अंग्रेजों का उत्साह चरम पर था तथा मद्रास से कलकत्ता के लिए सैनिक रवाना हुई, जिसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। जी हाँ, यही वो रॉबर्ट क्लाइव है जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। बस ये सुने ही थे, पर आज पता चला। तो रॉबर्ट क्लाइव अपनी तोप वाली सेना लेकर कलकत्ता पहुंचते हैं। चूंकि उस समय सिराजू अपने राजधानी मुर्शिदाबाद लौट आया रहता है, तो किसी मजबूत सेना नायक के ना होने के कारण कलकत्ता अंग्रेजों के कंट्रोल में फिर से आ जाती है और फिर से कलकत्ता को वह अली नगर का नाम बदलकर कलकत्ता रख देता है। अंग्रेज कलकत्ता का तो नाम दे देते हैं और फुल्टा द्वीप पर बैठे लोगों को क्लाइव सलाह देता है कि भाई अब सिराजुद्दौला को किसी भी तरह बंगाल के गद्दी पर से हटाना ही होगा, नहीं तो इतना दिन का हमारा बना बनाया साम्राज्य, बना बनाया व्यापार ये मिट्टी में मिला देगा। पर सिराजुद्दौला को सामने से हराना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी, क्योंकि सिराजू के पास 50,000 से भी अधिक की सेना थी। तो अंग्रेजों ने अपनी कूटनीतिक चाल चली। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने आदमियों को जो फुल्टा द्वीप पर थे उन्हें 2 दल में बांट देता है और उन दोनों दलों को सिराजू के दरबार में भेजता है। एक दल सिराजू के दरबार में जाकर अपने कलकत्ता वाला गलती का क्षमा मांगते हैं, तो दूसरा दल गुप्त रूप से ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं, ऐसे लोगों को अपने में मिलाते हैं जो सिराजू का विरोधी थे, जो सिराजू के दुश्मन थे। और सिराजू जब कलकत्ता पर फिर से अंग्रेजों का अधिकार का समाचार सुनता है तो सोचता है कि अभी तो मैं खुद के लोगों के विरोध से ही परेशान हूँ, अपने ही दरबारियों का दुश्मन बना हूँ। तो सिराजू को ऐसा लगा कि अभी अंग्रेजों से युद्ध ना करने में ही भलाई है और वह कलकत्ता जाकर के अंग्रेजों के साथ एक संधि करता है, जिसे अली नगर का संधि भी कहते हैं। तो आप यह सोच रहे होंगे ना कि आखिर इस संधि में क्या हुआ होगा, तो चलिए समझते हैं। अंग्रेज इस संधि में कहते हैं कि भाई सिराजू, तुमने कलकत्ता पर आक्रमण करके हमारा जो नुकसान किया उसका हर्जाना तुम्हें देना होगा। दूसरी बात कि तुम हमसे टैक्स मांग रहे हो, तो 1717 में हमें फ्री में व्यापार करने का फरमान मिला था, उसके अनुसार हम फ्री में व्यापार भी करेंगे। तीसरी बात, अब हम किलेबंदी भी करेंगे और जिस तरह बंबई में टकसाल की सिक्के मुगल काल में चलती थी उसी तरह अब कलकत्ता में भी हमारे सिक्कों को मान्यता दिया जाए। और सबसे मुख्य बात कि हम अंग्रेज आपके प्रशासन में कोई बाधा नहीं डालेंगे और आप हमारे बीच कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि इन शर्तों को कोई भी तोड़ता है, चाहे वो हम हो चाहे आप हो, तो उसे सैनिक कार्रवाई की जाएगी, मतलब उस पर सैनिक कार्रवाई होगी, युद्ध भी हो सकती है। बताइए क्या ये आपको मंजूर है? तो सिराजुद्दौला ना चाहकर भी कहता है कि हाँ, ये सब मुझे मंजूर है, क्योंकि सिराजू को अपने नाना अलीवर्दी की वो मधुमक्खी वाली बात याद आ रही थी, जिसमें अलीवर्दी कहा करता था कि बेटे ये यूरोपीय क्या थे, मधुमक्खी की तरह होते हैं, इन्हें अगर नहीं छेड़ा जाएगा तो ये शहद देंगे और इन्हें यदि छेड़ दिया गया तो ये काट कर मार देंगे। तो सिराजू ने सोचा कि इन विदेशियों से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले अपना घर तो संभाल लें। अब इधर अंग्रेज सिराजू के विरोधियों को अपने में लालच देकर मिलाने लगे और उनसे संधि करने लगे, जिसमें कुछ प्रमुख लोग थे, जैसे जगत सेठ, मानिकचंद, राय दुर्लभ और इसकी घसेटी मौसी, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति सिराजू का रिश्तेदार और मुख्य सेनापति मीर जाफर। दोस्तों, अंग्रेज जानते थे कि इतना करने के बाद भी हम सिराजू का कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अंग्रेजों ने एक चाल चली और सोचा कि सिराजू की इतनी बड़ी सेना को क्यों ना सिराजू की इतनी बड़ी सेना में से क्यों ना उसके सेनापति को ही अपने में मिला लिया जाए। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपने में मिला लेने का षड्यंत्र किया, क्योंकि मीर जाफर सिराजू के नवाब पद का विरोधी भी था और मुख्य सेनापति भी, और सेना का कंट्रोल भी मीर जाफर ही कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, मीर जाफर सिराजू का रिश्तेदार और परम विश्वासी भी था। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को अकेले में बुलाकर उससे एक संधि करते हैं, और यही वो संधि था जिसने बंगाल में छल और धोखे का बीज बोया। अंग्रेज कहते हैं कि भाई मीर जाफर, तुम मेरी कुछ शर्तों को मान लोगे तो इसके बदले में हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर ने कहा कि क्या
मैं और बंगाल का नवाब। अब तो बंगाल का नवाब का शब्द सुनते ही खुशी से मीर जाफर अंधा हो गया, क्योंकि ये वही मीर जाफर था जो अली वर्दी खां के मरने के बाद से ही सिराजू के जगह पर खुद को बंगाल का नवाब बनता सपना देख रहा था, और बार बार सपना देखता था कि कब मैं बंगाल का नवाब बनूंगा। और उससे ऐसा लगा कि यदि नवाब बनने का सपना मेरा यदि अंग्रेज पूरा कर देंगे तो मैं अंग्रेजों की हर शर्त मान लूंगा। और बस अंग्रेज भी तो यही चाहते थे कि किसी भी तरह सिराजू बंगाल के गद्दी से हटे और ऐसा नवाब बने जो हमारे इशारों पर चले, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कठपुतली नवाब। तो चलिए अब ये समझते हैं कि अंग्रेजों ने मीर जाफर से संधि में क्या कहा। अंग्रेजों ने कहा कि भाई मीर जाफर, तुम नवाब बनने के बाद हमें कोलकाता का परमानेंट कंट्रोल दे दोगे और किलेबंदी को भी नहीं रोकोगे। तो मीर जाफर ने कहा कि ले लो, मेरा क्या जाता है, मुझे तो बस नवाब बनना है। फिर अंग्रेजों ने इसी संधि में मीर जाफर से कहा कि हमें 24 परगना की जमींदारी चाहिए, और मीर जाफर सभी शर्तों को मान लेता है, क्योंकि उसे तो बस नवाब बनने का भूत सवार था। पर मीर जाफर ने यह सोचा ही नहीं कि इस सारे शर्त में मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली बन जाएगा। अब अंग्रेजों ने मीर को अपना गधा बनाकर रख दिया था। अब अंग्रेजों ने सोचा कि हम तब तक मीर जाफर को नवाब नहीं बना सकते जब तक सिराजू दौला को गद्दी से नहीं हटा सकते। तो अंग्रेजों ने सिराजू से युद्ध करने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चला, क्योंकि उनके पास मीर जाफर जैसे सेनापति अब आ ही चुके थे। तो हुआ यूं कि सिराजू के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजबल्लभ, और इसी राजबल्लभ के बेटे कृष्णदास से अंग्रेजों ने सिराजू के खजाने से चोरी करवा दिया और अपने यहाँ उसे बचाने के लिए शरण भी दे देते हैं। ये सिर्फ चोरी नहीं था, बल्कि ये सिराजू दौला को युद्ध के लिए उंगली किया गया था, ताकि अब सिराजू दौला लड़ने के लिए बाहर है, क्योंकि सिराजू के खजाना से अगर चोरी हुआ है तो वो तो सजा देने के लिए कृष्णदास को पकड़ेगा ही। तो वो अब समझ गया था कि कृष्णदास को शरण देने वाला अंग्रेज भी मेरे दुश्मन है, और अपनी सेना निकालकर सिराजू दौला कलकत्ता पहुंच जाता है। और अंग्रेज भी यही चाहते थे, क्योंकि अलीनगर के संधि में अंग्रेजों ने ये कहा था कि आप हमारे बीच हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इस शांति को भंग नहीं करेंगे, नहीं तो जो इस शांति को भंग करेगा उस पर सैनिक कार्रवाई होगा। तो बस अंग्रेज भी युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कृष्णदास के इस चोरी ने युद्ध का बिगुल बजा दिया था। अब अंग्रेज मीर जाफर को युद्ध की सारी योजना बताने लगे, ताकि युद्ध में मीर जाफर वही करे जो अंग्रेज चाहते थे। इधर मीर जाफर सिराजू से युद्ध की सारी जिम्मेदारी मांग लेता है। हालांकि मीर जाफर सिराजू का बहुत विश्वासी था। सिराजू को कभी भी विश्वास नहीं था कि उसका हितैषी अपना सेनापति अंग्रेजों के साथ मिल जाएगा। मीर जाफर पर इस युद्ध की जिम्मेदारी देना सिराजू तो नहीं चाहता था, पर मीर जाफर ने सिराजू को विश्वास दिलाया कि वो अंग्रेजों को चुन चुन के मारेगा। सिराजू का विश्वास जीतने के लिए वो कुरान पाक का भी कसम खा लेता है कि वो युद्ध में सिराजू को जीत दिला के ही रहेगा। वो कहने लगा कि मीर जाफर के रहते हुए नवाब को युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। मैं अपने खून के अंतिम बूंद तक लड़ूंगा और नवाब पर आंच नहीं आने दूंगा। और सिराजू उस पर विश्वास कर लेता है और उस पर विश्वास करके उसे युद्ध की सारी जिम्मेदारी सौंप देता है। और 23 जून 1757 को बंगाल के नदिया जिला में स्थित प्लासी के मैदान में दोनों तरफ की सेना युद्ध के लिए इकट्ठा हो जाती है। एक तरफ सिराजू की 50,000 से भी बड़ी सेना और दूसरी तरफ मात्र 3200 की अंग्रेजी सेना प्लासी के मैदान में उतरी। पर युद्ध में मीर जाफर बिल्कुल बदल सा गया था, क्योंकि वो तो अंग्रेजों का साथ देने वाला था। मीर जाफर के इशारों पर चलने वाली सेना बिल्कुल शांत हो चुकी थी, मानो सिराजू उनके दुश्मन और अंग्रेज उनके अपने हो गए थे। जब सिराजू दौला ने अपनी सेना पर अंग्रेजों को भारी पड़ते देखा तो वह घबरा गया। वो समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे ना कि उस सेना में क्या सारे लोग सिराजू के विपक्षी ही बने थे क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस युद्ध में 2 लोग ऐसे भी थे जिन्हें मीर जाफर के चाल पर शक हो गया था, और वही अंतिम सांस तक अपने नवाब सिराजू दौला के लिए लड़ते रहे। वे दोनों लोग थे मीर मदन और मोहनलाल। इसी समर्पण के कारण इतिहास में आज भी इनका नाम सम्मान से लिया जाता है। चूंकि इतना सब हो जाने के बावजूद भी सिराजू मीर जाफर के असली चेहरे को नहीं जान पाया था।
जब मीर जाफर को लगा कि यदि सिराजू को मुझ पर शक हो गया तो वो सेना लेकर खुद ही अंग्रेजों के साथ लड़ बैठेगा और अंग्रेजों की छोटी सी सेना सिराजू की 50,000 की बड़ी सेना का सामना कभी कर ही नहीं पाएगी। तो मीर जाफर सिराजू को कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं मर जाऊंगा पर आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और उस पर विश्वास करके सिराजू वहाँ से निकल जाता है और अपनी पत्नी को मुर्शिदाबाद से लेकर पटना के लिए रवाना हो जाता है। तभी मीर जाफर अंग्रेजों को यह संदेश दे देता है कि सिराजू अभी बिल्कुल भी अकेला है और उसे मारने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मीर जाफर जानता था कि युद्ध के मैदान में बिना छल किए अंग्रेज सिराजू से कभी जीत ही नहीं सकते थे। अब अंग्रेजी सेना मीर जाफर और अपनी सेना लेकर सिराजू को मारने के लिए निकल पड़ती है और मीर जाफर के इशारों पर उसका बेटा मीरन ने धोखे से सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और सिराजू के मरते ही बंगाल की वो स्वतंत्रता खत्म हो गई। वो आजाद और समृद्ध बंगाल अंग्रेजों के हाथों में लग गया। अंग्रेज बिना छल के इस युद्ध को कभी नहीं जीत पाते। दोस्तों, वो कहावत है ना कि युद्ध में या तो जीत होती है या तो हार होती है। यहाँ सिराजू अंग्रेजों से नहीं बल्कि अपने विश्वास और हितैषी मीर जाफर से हार गया और अंग्रेज सिराजू से नहीं बल्कि विश्वासघात और धोखे से जीत गए। कुल मिलाकर सच ये है कि दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के लिए सत्ता हासिल करना कभी भी आसान नहीं होता अगर देश को मीर जाफर जैसे देशद्रोही लोग नहीं मिले होते। मीर जाफर के धोखे के कारण भारतीय इतिहास में इस घटना को आज भी महान विश्वासघात और ग्रेट बैट्रियल के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी धोखेबाजों और गद्दारों को जब भी इतिहास में जिक्र किया जाता है, जुबान पे सबसे पहले नाम मीर जाफर का आता है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के सेशन में इतना ही। अगले वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि किस तरह बंगाल अंग्रेजों के हाथ में आने के बाद डूबता चला गया और क्यों बंगाल के कारण ही बक्सर का युद्ध हुआ और कैसे बक्सर के युद्ध के बाद भारत में आने वाले दिनों में हम गुलामी की जंजीर में बंधते चले गए। दोस्तों, प्लासी के युद्ध को मैंने बहुत ही साधारण और विस्तृत रूप में समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। यदि मेरे इस वीडियो से कोई शिकायत या सलाह हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अपने वेस्ट बंगाल के हिस्ट्री के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।